हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन देख लिया था, तो आज हम देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने आपको कल ही बताया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो हम सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं वो दो टाइप्स के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन जिसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल नेचर के होंगे। वोलाटाइल नेचर मींस टेंडेंसी टू एवोपरेट, टेंडेंसी टू इजीली एवोपरेट, ठीक, मतलब वो इजीली एवोपरेशन हो जाएगा उनको और वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे। और सेकेंड, जिसमें जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलाटाइल नेचर का होगा, ठीक। तो नॉन वोलाटाइल नेचर के कौन कौन से सॉल्यूट हो सकते हैं? यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकते हैं। तो ये सब क्या नॉन एवोपरेटिंग नेचर के होते हैं, इनकी टेंडेंसी नहीं होती एवोपरेट करने की, ठीक है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज जो हम वेपर प्रेशर की स्टडी करने वाले हैं वो इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए करने वाले हैं, जिनमें जो एक सॉल्वेंट जो होगा वो नॉन सॉल्वेंट जो होगा वो वोलाटाइल नेचर का होगा और जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले हम प्योर लिक्विड के लिए देखते हैं। तो जो यहाँ पर प्योर लिक्विड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट में आपको पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है या कोई भी जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वोलेटाइल नेचर वाले, तो जो उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होकर वेपर क्रिएट करते हैं और वेपर से वहां पर वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है वहां पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो एवोपरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना मींस यहाँ पर जितना लार्ज सरफेस होगा एवोपरेशन उतना ही हाई होगा और एवोपरेशन उतना ही हाई होगा, जितना हाई होते जाएगा उतना ही वेपर क्रिएट होते जाएगा और उतना ही वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक। तो यहाँ जब लिक्विड प्योर सॉल्वेंट होता है तो प्योर सॉल्वेंट में जो ऊपर का सरफेस एरिया, देखिए ऊपर के सरफेस एरिया पर जो ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो ब्लू जो क्या है वो क्या सरफेस के जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स है। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पर अभी सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो एवापोरेट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। बट अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आप ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है देखते हैं हम, क्योंकि जब हमने प्योर सॉल्वेंट में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया पर कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। यहाँ ये जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये व्हाइट वाले जो है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है। तो जब सरफेस पर क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या नॉन एवोपरेटिंग है, मींस वो यहीं पर ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो एवोपरेट होते जाएगा। बट यहाँ पर देखिए जो सॉल्वेंट के लिए प्रेजेंट एवोपरेशन एरिया था, जो सरफेस एरिया पहले जो पूरे सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट थे, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम हो गई। अब यहाँ पर कुछ ही एरिया पर बस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और जब इनका एरिया कम हो जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एवापोरेट होने के लिए एरिया कम मिलेगा, तो कम अमाउंट में जो सॉल्वेंट होंगे वो एवापोरेट होंगे और कम अमाउंट में वेपर क्रिएट होगा और जब वेपर ही कम अमाउंट में क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये समझ आया कि जब हम किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वहां पर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि जो लेयर होता है, जो सरफेस एरिया होता है वहां पर
जो वो लिक्विड का सरफेस होता है, उस सरफेस पर ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ही एवोपरेट हो जाते हैं। जब आपने वहाँ सॉल्यूट डाला तो वहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो वहीं पर रह जाएंगे, बट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो जितना भी जगह उनको मिला होगा वहां पर, उतने ही स्पेस से वो क्या कर पाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। मींस उनके लिए जो प्रेजेंट सरफेस एरिया थी, जो उनको जितना सरफेस एरिया पहले मिल रहा था, अब उतना सरफेस एरिया नहीं मिल पा रहा है। पहले वो पूरे इतने एरिया में प्रेजेंट थे तो इतने पूरे एरिया से एवोपरेशन होता था, बट जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो उनके लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया था, जो अवेलेबल सरफेस एरिया था एवोपरेशन के लिए, वो कम हो गया। यहाँ देखिए ये जो सिर्फ इस पार्ट से एवोपरेशन होगा, यहाँ पर से होगा, यहाँ पर से होगा, बाकी मतलब ये थोड़े पार्ट से एवोपरेशन होगा और थोड़े सरफेस एरिया से एवोपरेशन नहीं हो पाएगा। तो जितने पार्ट से होगा जितना सरफेस एरिया से एवोपरेशन हो पाएगा, तो उस एवोपरेशन से जितना वेपर क्रिएट होगा उतना ही वहां पर वेपर प्रेशर होगा। तो इसके कंपैरिजन में, जब आपने प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में वेपर क्रिएट हो रहा था, ज्यादा वेपर था तो ज्यादा वेपर प्रेशर भी हो रहा था। बट जब हमने वहाँ सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वहां पर वेपर बनना भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि सरफेस पर, उस लेयर पर जो वहां पर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब वहां पे सॉल्यूट वैसे का वैसे ही रहता, लेकिन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, जो वोलेटाइल थे, वो जितना एरिया मिल रहा था उनको उतने एरिया से वो एवोपरेट होते जा रहे थे। जितना एरिया भी था उनके पास, यहाँ पर से एवोपरेट हो रहे, यहाँ पर से, बट इस एरिया पर से एवोपरेट नहीं हो पा रहे थे वो। तो जितना उनको एरिया मिला उतना वो एवोपरेट हुए, उतना ही वेपर बना, और जितना उतना कम वेपर बना, इसलिए कम वेपर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जो एवोपरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होते हैं। जितना लार्ज एरिया होता है उतना ही लार्ज एवोपरेशन होता है, उतना ही वेपर बनता है और उतना ही हाई वेपर प्रेशर होता है। बट जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे उनके एवोपरेशन का सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक, क्यों सरफेस एरिया कम हो गया? क्योंकि उस सरफेस पर कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए और सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए एवोपरेशन का प्रोसेस भी कम हो गया। और एवोपरेशन कम हुआ तो वेपर भी कम बनने लगा, और वेपर भी कम हुआ, वेपर भी कम बन रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ आया कि जब हम सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसके लिए राउल्ट्स लॉ देखते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो राउल्ट्स लॉ क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए? द वेपर pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the सॉल्वेंट। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो तो इवेपोरेट हो ही नहीं रहा है ना, तो वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो उसका टोटल वेपर प्रेशर में तो कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है, उसकी वजह से कुछ वेपर ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो वेपर प्रेशर में कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से वहां पर जनरेट हो रहा होगा? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उन्हीं की वजह से जनरेट हो रहा होगा। इस वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। ओके, अगर हम कंटेन करते हैं, अगर हम अज्यूम करते हैं दो कंपोनेंट है A और B, ये दोनों प्रेजेंट है, A जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट है और B जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो जो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? उस सॉल्वेंट की वजह से वहां पर वेपर प्रेशर होगा। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो वो हम कितना लेते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन P of A is directly proportional to mole fraction of solute। ठीक, तो P of A is directly proportional to mole fraction of solvent। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा जिसे
के जो है यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ आपको क्लियर हो गया। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि उस सॉल्यूशन में जो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर प्रेशर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, उसकी वजह से तो वेपर ही जनरेट नहीं हो रहा है। जितना भी वेपर वहां पर हो रहा है, वेपर क्रिएट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू vapor pressure of solvent in a solution P of A is directly proportional to mole fraction of solvent। ठीक, तो P of A is directly proportional to mole fraction of A और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट लग गया, और कांस्टेंट क्या लगा कि अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जैसे हमने लास्ट बाइनरी सॉल्यूशन के लिए किया था जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट प्रेजेंट थे, सिमिलरली वैसे ही करना है हमें यहाँ पर भी। फॉर प्योर लिक्विड, अगर यहाँ पर प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1। अगर मोल फ्रैक्शन अगर 1 के इक्वल है, प्योर लिक्विड है और उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सिर्फ वो प्योर लिक्विड ही प्रेजेंट है, और उस प्योर लिक्विड का जो प्रेशर होगा, उस प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वही क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, द फॉर प्योर लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, देन K becomes equal to the vapor pressure of the pure solvent which is denoted by P naught of A। हमारे पास वो लास्ट इक्वेशन कितना था, P of A is equals to K mole fraction of A। ठीक, अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, मीन जो प्योर सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट है मीन्स वहां पर सिर्फ वही सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वहां पर वो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, मीन्स उस प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। और प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ऑफ ए। तो वो पी नॉट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से ये P ऑफ A हम कितना लिखेंगे, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक, ये समझ आया हमने K की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, हमने अज्यूम कर लिया फॉर प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, 1। अगर मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा तो जो K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, देन K बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विच इज डिनोटेड बाय P नॉट ऑफ A। तो उस सॉल्यूशन में अगर सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो अगर वो जो सॉल्वेंट सिर्फ एक सिंगल सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो उस सिंगल सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उसी के इक्वल हो जाएगा के। ठीक, तो इसी वजह से P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A इंटू X ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो आपको राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो हमने राउल्ट्स लॉ देख लिया। तो हमने राउल्ट्स लॉ में हमें फाइनली फॉर्मूला क्या मिला था, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्योर फॉर्म या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मींस जो ये टोटल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है मोल फ्रैक्शन का। मींस जब आप इनके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो ओरिजिन से होकर के पास होती है। ठीक, तो अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर एट 293 केल्विन इज 588 m bar। A 10% solution of benzoic acid, molar mass दिया हुआ है, was prepared in ether at 293 Kelvin. What will be the vapor pressure of the solution? तो ether क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो ईथर यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट है और जो बेंजोइक एसिड है वो सॉल्यूट है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कैसा कौन सा लॉ यूज करेंगे, राउल्ट्स लॉ फॉर
सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या होता है, राउल्ट्स लॉ, total pressure of the solution is equals to vapor pressure of solvent in pure form into mole fraction of solvent। ठीक, क्योंकि वहां पर जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्योर फॉर्म में ईथर का दिया हुआ है, हम ईथर को ए ले लेते हैं। ईथर जो है वो हमारा सॉल्वेंट है तो उसको ए से डिनोट करते हैं, और कौन, बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड है वो सॉल्यूट है, उसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास हमें टोटल प्रेशर निकालना है, आपको ये गिवन है तो मीन्स हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना होगा। तो प्योर ईथर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 588 बार। ठीक, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, 10% सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड। 10% इसका मीनिंग क्या हुआ है, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स वहां 10 ग्राम बेंजोइक एसिड होगा और जो 90 ग्राम है वो इथर होगा। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का मास कितना है, 10, उसका मोलर मास हमें गिवन है कितना, 122। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथर, तो ईथर हमारे पास कितना है, 90 ग्राम, और उसका मास कितना दिया हुआ हमें, मोलर मास 74 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.21 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मोल निकल गया, अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मींस यहाँ पर ईथर के भी नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथर कितने हैं यहाँ पर, 1.21, और बेंजोइक एसिड के मोल्स कितने हैं, 1.21.08। तो ये आ गया 1.21 इंटू 1.29। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.93। मीन्स मोल फ्रैक्शन कितना मिल गया हमें, XA मीन्स ईथर के लिए मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.93 हो गया। अब आपके पास प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर भी है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, तो अब हम टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इज 588 इनटू मोल फ्रैक्शन 0.93। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 499.8 m बार। तो यहाँ पर देखिए पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर कितना था, 588। फिर जब हमने उस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकाला, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, 499.8। मींस वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया वहां पर। ठीक, और हमें पता है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution containing a solid solute dissolved in it. Okay, तो आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का, मींस प्योर वाटर फॉर्म का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, मींस आपको क्या दे रखा है, P नॉट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 12.3
किलो पास्कल इतना दे रखा है। और क्या बोला है कि 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 mole of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और अगर हमें इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ टोटल इज इक्वल P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक, तो हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे वाटर के भी और उस सॉल्यूट के भी। तो सॉल्यूट के पता है हमें, आपको 1 मोलर दिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन मींस उस सॉल्यूट के मोल्स कितने, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB 1 मोल। वाटर का निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 80, ये आ जाएगा 55.55 मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये कितना है 1 और 1 प्लस 55.55, तो ये आ गया 1 अपॉन 56.55। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.98। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में निकल गया। अब टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 12.3 इंटू 0.98। ठीक, तो प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 12.08 किलो पास्कल। ठीक, तो देखिए पहले प्रेशर कितना था 12.3, फिर उसमें सॉल्यूट ऐड किया गया होगा तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम जो न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए वेपर प्रेशर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा, उससे न्यूमेरिकल्स आप बनाइएगा। ठीक, और जो मैंने आपको बताया उससे भी प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।